मित्रों नमस्कार। मित्रों अब मैं बात कर रहा हूँ, एक भविष्यवाणिका में एक भविष्यवाणी आती है कि अभी आने वाले समय में जो युद्ध लड़ेंगे, कौरव और पांडव वापस मिलेंगे और युद्ध लड़ेंगे। और इस भविष्यवाणिका में जो भी लिखा हुआ है ये बड़े डिकोड मतलब ऐसे शब्दों में लिखा हुआ है जिसको आपको ओपन करना पड़ेगा, समझ कर उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। उसमें यह जो संकेत मिलता है कि वापस 5 पांडव आएंगे, पांचों पांडव अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और उसके बाद युद्ध लड़ना वह शुरू करेंगे और इसके बाद ही ये महाभारत का जो युद्ध अधूरा छूटा था वो युद्ध अब जाकर पूरा होगा। और दूसरा स्थिति भविष्यवाणिका में यह भी आता है कि यहाँ पर अभिमन्यु जो पूरा युद्ध नहीं लड़ पाए थे, अभिमन्यु वापस जन्म लेंगे। अभिमन्यु के बाद जो बिलाल सेन है, इनका भी पूरा युद्ध नहीं हो पाया था। बिलाल सेन एक्चुअली घटोत्कच के लड़के हैं, तो ये भी इसमें युद्ध लड़ेंगे। बब्रुवाहन ये घटोत्कच के भाई हैं, ये भी युद्ध लड़ेंगे। घटोत्कच स्वयं आएंगे क्योंकि इनका भी अधूरा युद्ध रह गया था, और एकलव्य हैं। तो ये 5 लोग भी इसमें हैं जो भविष्य में युद्ध में अलग अलग तरह से भगवान के साथ शामिल होंगे, जो बहुत ही विचित्र तबाही मचाएंगे। ये तबाही तब मचाएंगे जबकि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सारे सैटेलाइट सब फेल हो चुके होंगे, तब ये अपनी तबाही को मचाएंगे और ऐसी स्थिति चीन की कर देंगे कि उसको नास्ते नाबूद कर देंगे। तो आप मानकर चलें कि यदि भविष्यवाणी को हम देखते हैं जो आज तक असफल नहीं हुई है, उस भविष्यवाणी के अनुसार चीन अपना वजूद खो बैठेगा, पाकिस्तान अपना वजूद खो बैठेगा, और जो 11 मुस्लिम कंट्रीज़ जिनकी वो बात करती है ये भी भारत में ही सब शामिल होंगे। और इस प्रकार से 111 देश बचेंगे जिनका प्रतिनिधित्व भारत स्वयं करेगा। तो ये स्थिति भविष्यवाणिका में आती है। भविष्यवाणिका में फिर कुछ उल्लेख और भी आते हैं, और साथ ही कुछ अन्य ज्योतिषी और कुछ अन्य किताबों का भी अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी बड़े बड़े अच्छे फैक्ट्स समझ में आते हैं। जैसे यदि हम 5 पांडवों की बात करें तो 5 देशों की भी यहाँ बात करनी होगी। 5 देश मिलकर अब भारत के साथ में होंगे, क्योंकि आपने प्रथम विश्व युद्ध देखा, उसमें एक अलग लोग इकट्ठे होते चले गए, वो विश्व युद्ध हुआ, अधूरा रहा। द्वितीय विश्व युद्ध फिर मित्र देश और मित्र शत्रु देश आपस में लड़े, द्वितीय विश्व युद्ध रहा। और अब जो तृतीय विश्व युद्ध होगा ये एक फाइनल युद्ध होगा। इसमें जो मुख्य 5 देश होंगे, 5 देशों में भारत होगा, रूस होगा, फ्रांस होगा, जापान होगा और जर्मनी होगा। और इन्हीं की जो मित्रताएं हैं, क्योंकि आने वाले समय में नेटो जो देश हैं इनमें तो फूट पड़ने वाली है, और अमेरिका निश्चित रूप से एक नेगेटिव भूमिका निभाएगा, और चीन तो जब से बना है तब से वो नेगेटिव भूमिकाएं निभा ही रहा है। जिस प्रकार एक दुर्योधन है, और दुर्योधन में धन का दुरुपयोग भी करना, सबकी ज़मीन हड़पना, ये उसका एक स्वभाव रहता है। तो संकेत दुर्योधन के रूप में चीन को जाता है, जो एक नेगेटिव रोल यहाँ पर निभाएगा। अभिमन्यु के बारे में भविष्यवाणिका में कहा है कि वो अमेरिका की तरफ से लड़ेगा, और अभिमन्यु का यदि पूर्व जन्म देखें तो एक राक्षस के रूप में उसका पूर्व जन्म माना जाता है, जो भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए भांजे के रूप में पैदा हुआ था। जब भगवान कृष्ण उसके दर्शन करने पहुँचे तब उसने संकेत दे दिया था मैं वही राक्षस हूँ। भगवान समझ गए थे और पूरा जो उसको नष्ट कराया इस युद्ध में। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर, और जो उसकी व्यवस्था है वो एक कहानी पढ़ोगे तो उसमें वो समझ में आ जाएगा। अर्जुन के रूप में यदि हम देखते हैं तो रसिया जो है एक अर्जुन के रूप में अर्जुन की भूमिकाएं निभाएगा, क्योंकि अर्जुन के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे और उसने पूरी साधना की। साधना करने के बाद अस्त्र शस्त्रों को ग्रहण किया और अकेले भी युद्ध लड़ रहा है। आज जो वो युद्ध लड़ रहा है अर्जुन की तरह ही अकेले युद्ध लड़ रहा है। जैसा अर्जुन ने एक बार सब कर्ण वगैरह इन सबके लिए, जहाँ वो शिखंडी के रूप में रह रहा था और वहाँ उसने उस शासन को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा था, वो युद्ध अभी यूक्रेन के साथ चल रहा है कि पूरे देशों को रूस अकेला वहाँ पर मात देगा। युधिष्ठिर की भूमिका में, धर्मराज की भूमिका में इंडिया होगा। और फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि ये भीम की भूमिका में है, और भीम भी जिस तरह से आपने जो स्वरूप देखा उस स्वरूप में यदि आप फ्रांस को देखते हैं तो निश्चित रूप से इस स्वरूप में भीम बिल्कुल सही आता है, और इसका वहाँ जन्म भी होगा, क्योंकि भविष्यवाणिका में फ्रांस में भीम का जन्म भी बताया है। दूसरा नकुल और सहदेव हैं, यह जापान और जर्मनी। जर्मनी भारत का साथ जापान और अमेरिका की भिड़ंत के बाद देना शुरू करेगा, और जापान और जर्मनी, विशेषकर जापान के ऊपर जो हिरोशिमा नागासाकी पर उन्होंने बम फेंका था उसका बदला जापान कहीं ना कहीं अमेरिका से लेगा। तो ये जो ग्रहयोग हैं ये भी भविष्यवाणिका में इसका संकेत मिलता है।
तो अब यदि हम उन सबको रीडिंग करते हैं तो ऐसे समय में ये जो तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है ये, और जो 5 तारीख का चंद्रग्रहण आ रहा है, ये चंद्रग्रहण में अब यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है अब घातक स्थिति में पहुंचने वाला है। रसिया अब यूक्रेन की जिस तरह से पिटाई करेगा उसके बाद नाटो देशों में हड़कंप मचना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही नाटो देशों में जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने भारत को लूटा है, तो ब्रिटेन का अस्तित्व तो शून्य होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भारत को लूटा अफगानों ने, तो अफगान की आज स्थिति आप देख ही रहे हैं। भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान किया गया, पाकिस्तान की आज दुर्गति देख रहे हैं। भारत का टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश की आज स्थिति देख ही रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये भी बातें मैं आपको बतलाऊँगा कि क्या क्या बांग्लादेश भी कौन सी हरकतें करेगा। यदि हम देखते हैं श्रीलंका, तो राक्षसी स्थान तो ही, भारत का वो भी साथ नहीं देगा। नेपाल शांत रहेगा क्योंकि हिंदू राष्ट्र है और कुछ परिस्थिति ऐसी होंगी कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु फिर भी चीन के साथ इनडायरेक्ट रूप से लगा रहेगा। बर्मा, अब तो चीन ही हो चुका है लगभग, वहाँ पर शासन ही पूरा चीन का पहुँच गया है, तो वो भी भारत के ऊपर एक अटैक करेगा। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, इस परिस्थिति में मैंने आपसे बात की 5 पांडवों की, और 5 देश जो एक रहेंगे, 100 देश अलग रहेंगे। 193 देश हैं, 193 देश में 100 देश अलग होंगे। 5 देश जिनकी मैंने बात की, भारत, रूस, फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये 5 देशों का एक अपना ग्रुप रहेगा जो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत को जमाएगा। और 5 देश मिलकर जो सनातन संस्कृति है इसका झंडा भी ये सभी लोग मिलकर फहराएंगे और आगे जाकर भारत का ही ये हिस्सा होंगे। कुछ स्थिति इसमें यह भी बनती है कि जिस प्रकार से जो 100 देश हैं, ये 100 देश वो हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एक होकर युद्ध लड़ना शुरू करेंगे। बाकी के बचे हुए देश तो बड़े छोटे छोटे देश हैं, किसी की पॉपुलेशन 1 करोड़, किसी 50 लाख, किसी की ऐसी है, तो वो तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली स्थिति में होंगे और शांत बने रहेंगे। तो वापस जो कौरव पांडव युद्ध की बात भविष्यवाणी करती है, वो कौरव पांडव भी ऐसे ही होगा कि कौरव 100 होंगे, पांडव अलग होंगे और इस प्रकार से युद्ध लड़ेंगे। युद्ध लड़ने में यूरोप अभी नष्ट होगा, फिर मुस्लिम कंट्रीज़ मिलेंगे, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को चाइना इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, फिर चाइना और पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ मिलकर भारत के साथ युद्ध करेंगे, फिर भारत इनको निस्तेनाबूद करेगा और उसमें रूस की भी भूमिका होगी, जापान की भी होगी, जर्मनी की भी होगी, फ्रांस की भी होगी। क्योंकि फ्रांस अलग होकर नाटो देशों में सबसे पहली फूट डलेगी फ्रांस के कारण, फिर डलेगी टर्की के कारण, फिर होगा जर्मनी अलग, फिर होगा जापान अलग। तो ऐसे करते करते ये तो इसमें नाटो देशों में फूट डलेगी और यूरोप लगातार नष्ट होता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद अंतोगत्वा जो संस्कृति बचेगी वो सनातन संस्कृति ही होगी। हालांकि नुकसान सनातन संस्कृति के लोगों का भी होगा, लेकिन प्रभु जब सत्ता संभालेंगे तो देवलोक के लोग ही यहाँ पर निवास कर पाते हैं। और तब तक जो मनुष्य सृष्टि होती है, या जो एक तमस की सृष्टि होती है, तमस की सृष्टि टोटल नष्ट हो चुकी होती है। रजस और सत्व यहाँ पर विराजमान होता है। रजस जो बिगड़कर तमस में कन्वर्ट हो जाते हैं और सत्व बिगड़कर रजस में नष्ट हो जाते हैं। रस सुधरकर सत्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वापस फिर प्रकृति रज, तम और सत्व में चलती रहती है। तो इस प्रकार से सृष्टि का लगातार संचालन होता रहता है और भविष्यवाणी के अनुसार ये इसमें ग्रंथों में लिखे हुए हैं, और जिनका मैंने आपसे अभी डिस्क्रिप्शन किया कि क्या क्या स्थिति होगी, कैसे कौरव पांडव होंगे, और कैसे 5 देश होंगे, कैसे 100 देश होंगे, और भारत इन पर विजयश्री कैसे प्राप्त करेगा। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मुझे आज्ञा दीजिए, आगे नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।